मैं मनीष भारी ट्रू टॉक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ट्रू टॉक के अंदर हमारा टॉपिक है एनटीएससी, जो स्टूडेंट्स के लिए नेशनल लेवल का एक एग्जाम है। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की टीम के साथ। मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर नितिन जी एंड मिस्टर आशीष जी, जो मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी में स्पेशलिस्ट है। उसके बाद मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर इंद्रजीत जी, जो फिजिक्स में एक्सपर्ट हैं, और मिस्टर मनोज जी, जो केमिस्ट्री के हमारे एक्सपर्ट हैं। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा मनोज जी से। मनोज जी, आप बताइए हमें एनटीएससी के बारे में कि ये क्या है। थैंक्स मनीष जी। एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाले स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट हर साल कंडक्ट करवाती है। धन्यवाद मनोज जी हमें जानकारी देने के लिए। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा इंद्रजीत जी से। इंद्रजीत जी, आप हमें एनटीएससी जो है इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताइए। धन्यवाद मनीष जी। 1961 के अंदर जब भारत सरकार ने शिक्षा का स्तर उठाने के लिए एनसीईआरटी की स्थापना की थी, तो उसके 2 साल बाद में 1963 में एनसीईआरटी ने एक परीक्षा का आयोजन करवाया, जो केवल पहले साल दिल्ली में आयोजन करवाया गया। इसका सिर्फ 10 स्कॉलरशिप्स के लिए, और इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी 10वीं के अंदर जो बच्चे हैं, जिनको प्रतिभाशील बच्चे हैं, उनको आगे लाया जाए। और 1 साल बाद में 1964 के अंदर ये पूरे भारत में लागू किया गया था। और 1976 के अंदर जब ये स्कीम पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रही थी, तो एक नई 10+2+3 का जो सिस्टम आया था, उसके बाद में इसके अंदर साइंस के अलावा जो बाकी जो स्ट्रीम के बच्चे थे, आर्ट्स के, कॉमर्स के, उनको भी मौका दिया गया। और 1985 में इसमें एक रिजर्वेशन ऐड किया गया था, जिसमें 10% बच्चों को, यानी कि लगभग 70 बच्चों को, जो एससी के बच्चे थे, उनको मौका दिया गया कि भाई आपको जो है वो रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए सन 2008 के अंदर 3% आरक्षण है वो दिया गया जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे थे उनको। और 2018 में फिर जो ओबीसी के बच्चे थे उनको 27% बच्चों को इसमें आरक्षण दिया गया। और आज 2020 के अंदर लगभग 2000 जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षण है उसकी व्यवस्था की गई है। जैसे 15% जो है वो एससी के बच्चे हैं, 7.5% जो है एसटी के बच्चों को, 27% ओबीसी और 4% जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं उनको इसके अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। धन्यवाद इंद्रजीत जी हमें जानकारी देने के लिए। तो ये डिस्कशन यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्रू टॉक्स पर। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे एनटीएससी के बारे में। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं पूछना चाहूँगा आशीष जी से। आशीष जी, ये जो एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में, इसका जो फॉर्मेट है उसके बारे में आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। थैंक यू मनीष जी। जैसा कि इंद्रजीत सर ने हमें बताया कि एनसीईआरटी के पास इस एग्ज़ाम को करवाने की अथॉरिटी है। ये एग्ज़ाम 2 फेज़ में करवाया जाता है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है अपनी तरफ से। इस एग्ज़ाम में टोटल 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं ऑल इंडिया में, जिसमें से 5000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जो कि फ़ेज़ 2 के लिए जाते हैं। फ़ेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है, जिसको एनसीईआरटी खुद करवाती है। ओके, धन्यवाद सर। इसके बारे में आप हमें आगे ये बताइए कि कौन से जो स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल रहते हैं। इस एग्ज़ाम को पूरे इंडिया में 10th क्लास में जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं वो दे सकते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो। ओके, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आगे मैं पूछना चाहूँगा मनोज जी से। मनोज जी, आप हमें ये बताइए कि इस एग्ज़ाम के लिए हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
अगर कोई स्टूडेंट एनटीएससी का फॉर्म फिल करना चाहता है, एग्ज़ाम देना चाहता है, तो फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्कूल के थ्रू होती है कि स्टूडेंट्स स्कूल अथॉरिटी से संपर्क करें, स्कूल वाले ही इस फॉर्म को फिल करवा के एनसीईआरटी को भेजते हैं। अगर किसी स्कूल को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो अपने एरिया के लाइसेंसिंग ऑफिसर से संपर्क करते हैं, जो स्कूल की साइट पर कंप्लीट फॉर्मेट भेज देते हैं। स्कूल फॉर्म प्रिंट करके स्टूडेंट को देते हैं, स्टूडेंट उस फॉर्म को फिल करके स्कूल में रिपोर्ट कर सकते हैं। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली ये है कि जो भी रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट हैं, एससी, एसटी या ओबीसी वाले या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, उनके बारे में इंपॉर्टेंट मामला ये है कि फॉर्म फिल करते समय आपके पास आपके रिजर्वेशन के कंप्लीट सर्टिफिकेट होने चाहिए। जो एससी, एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट तो ऑल टाइम वैलिड होते हैं, बट ओबीसी स्टूडेंट्स के जो सर्टिफिकेट हैं वो हर 6 मंथ्स में रीन्यू होते हैं। तो ओबीसी के स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखें कि उनका ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर ना हुआ हो। धन्यवाद सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा इंद्रजीत जी से। इंद्रजीत जी, आप हमें ये जो एग्ज़ाम है एनटीएससी का, इसकी फ़ीस या चार्जेस के बारे में थोड़ा बताएं। मनीष जी, ऐसा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनसीईआरटी एग्जाम करवाती है उसकी तरफ से तो इसका कोई चार्ज है नहीं, पर क्योंकि एग्जाम 2 फेज में होता है तो जो इसका फर्स्ट फेज है जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम करवाती है उसमें एनसीईआरटी ने ऑथोराइज किया है कि स्टेट बोर्ड अपने अकॉर्डिंग ये चार्ज है वो फिक्स कर सकते हैं, और ये चार्ज कैटेगरी वाइज अलग अलग स्टेट अपना चूज करता है। जैसे राजस्थान में 200 से 300 रुपए के बीच में इसकी फीस रहती है, और सेकंड फेज के लिए एनसीईआरटी इस पे कोई किसी भी तरह का कोई चार्ज या कोई फीस है वो नहीं लेती हो। धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा आशीष जी से। आशीष जी, आप मुझे ये बताइए कि जो एग्ज़ाम एनटीएससी का है ये कब होता है? एनटीएससी का जो एग्ज़ाम है ये पूरे इंडिया में नवंबर के फर्स्ट संडे में करवाया जाता है, एक्सेप्ट अंडमान निकोबार, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इन 4 जगह पे ये एग्ज़ाम नवंबर के फर्स्ट सैटरडे को करवाया जाता है, और फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया में मई में करवाया जाता है। ओके, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आगे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा नितिन जी से। सर, ये जो एग्ज़ाम है इसके पैटर्न के बारे में आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीष जी। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट हमें बता ही चुके हैं कि ये एग्ज़ाम 2 फेजेस में रहेगा। फेज़ 1 स्टेट अथॉरिटी कंडक्ट करवाएगी एंड फेज़ 2 सेंट्रल अथॉरिटी कंडक्ट करवाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट अथॉरिटी के बारे में। जो हमारा फेज़ 1 रहेगा स्टेट अथॉरिटी कंडक्ट करवाएगी। हालांकि दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है। हमारे पास यहाँ 2 एग्जाम रहेंगे। फर्स्ट वन इज़ मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कंसेप्चुअल नॉलेज बच्चे की चेक की जाएगी। सेकेंड वन इज सेट, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे हमारे मेनली, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस के हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे 40, सिमिलरली सोशल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे 40 एंड मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे 20। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम था इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वहाँ 100 क्वेश्चंस थे हमारे पास मेंटल एबिलिटी के। पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उस पेपर की टाइमिंग 2 घंटे की रहेगी। जनरली वो पेपर मॉर्निंग 9:30 से 11:30 के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है। सिमिलरली जो मेरा सेकंड एग्जाम है सेट, यहाँ पर इस पेपर में भी पर क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क का पेपर रहेगा। इसकी टाइमिंग दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक की रहेगी। जनरली ये टाइमिंग रहती है। स्पेशल केसेस में ये चेंज भी की जा सकती है। इस पेपर के अंदर ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि चाहे बच्चा आरबीएसई का है, चाहे सीबीएसई का है या किसी और बोर्ड का, उसको मैथ साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली, बिकॉज सिलेबस लगभग सभी बोर्ड्स में सेम है। यहाँ पर पॉइंट आता है कि स्टेज 1 जैसा कि हमने कहा स्टेट अथॉरिटी कंडक्ट करवा रही है, तो मेन सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। यहाँ पर सीबीएसई के क्वेश्चंस भी रहेंगे सोशल साइंस में, और अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की सोशल साइंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। इसलिए बच्चे को दोनों तरफ की एसएसटी पढ़नी ज़रूरी है। ये सेम पैटर्न कंटिन्यू होगा सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में पेपर का थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पैटर्न सेम रहेगा, बट एक बेनिफिट ये रहेगा कि सोशल साइंस में से स्टेट बोर्ड का सिलेबस हटा दिया जाएगा। बाकी पैटर्न इसका सेम है। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमारे व्यूअर्स को। अगला क्वेश्चन यहाँ मैं आशीष जी से पूछना चाहूँगा। आशीष सर, आप हमें ये बताइए कि जो ये एग्ज़ाम है इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाता है?
जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है जो कि नवंबर के मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है, इसका रिजल्ट जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में वेरी करता है। अलग स्टेट्स में कभी भी आ सकता है। राजस्थान में ऐसा देखा गया है कि इसका रिजल्ट फरवरी के मंथ में आता है जनरली। और फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है जो कि मई के मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है, इसका रिजल्ट जुलाई या अगस्त में आता है सर। ओके सर, और इसके अलावा इसकी जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। यस सर, फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है इसकी कट ऑफ पिछले कुछ सालों तक तकरीबन 130 के आसपास जाती थी, पर पिछले 2-3 साल में ये काफ़ी बूस्टअप हुई है। बिफोर लास्ट ईयर ये कट ऑफ गई थी 160 के अराउंड, और अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ उसमें ये कट ऑफ 180 गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा है देखी जाए तो। और फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है इसकी कट ऑफ 130 से 150 के बीच में फ्लक्चुएट करती है सर। ओके, धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा नितिन जी से। सर, इसके लिए आप कौन सी जो बुक्स है स्टूडेंट्स को वो प्रेफर करना चाहेंगे या रिकमेंड करना चाहेंगे? सर, जब बुक्स की बात आती है तो जनरली मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि एनटीएससी के लायक एक्चुअल में कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बहुत सी अच्छी बुक्स हैं, बट हमें इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि बुक्स जनरली काम कैसे करती हैं। मान लीजिए आज मैं एक पब्लिशर हूँ और आप एक पब्लिशर हैं। आपकी एक बुक बहुत ज़्यादा मोटी आती है जिसकी कॉस्ट 700 रुपये, और मैंने एक बुक बहुत पतली निकाली है जिसकी कॉस्ट 200 से 250 रुपये। तो जनरल सी बात है, लोगों की मेंटलिटी क्या है कि जो बुक मोटी है उसमें कुछ खास मटेरियल होगा तो हम उस बुक को पढ़ते हैं, तो आपकी बुक की सेल ज़्यादा आएगी कंपैरेटिव मेरी बुक के। अब वहाँ मेरा दिमाग क्या काम करेगा कि नहीं, उनकी बुक की सेल ज़्यादा आ रही है तो मुझे बुक का साइज़ बढ़ा देना चाहिए, रेट बढ़ा देना चाहिए। जब मैं ऐसा करूँगा तो सर ऐसा करने के चक्कर में मैं बहुत से ऐसे टॉपिक्स डाल दूँगा जो एनटीएससी में ना तो बच्चे को आज तक पूछे गए हैं और ना ही आज के आगे आने वाले 10 साल तक पूछे जाएंगे। और ऐसा बहुत सी बुक्स में देखने को भी मिला है। जनरली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपको किर्चॉफ लॉ के क्वेश्चंस बहुत सी बुक में देखने को मिल जाएंगे और वो एनटीएससी के लेवल तक नहीं पूछे जाते। तो इसलिए यहाँ मैं स्टूडेंट्स को यही सलाह देता हूँ कि उनको स्टिक टू एनसीईआरटी रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो करना चाहें तो मैथ्स और साइंस की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें, प्लस किसी एक अच्छे गाइडेंस लेकर उस गाइडेंस के पैटर्न पर वो अपनी तैयारी करें। सर, तो फिर इसके लिए अगर हम कोई बुक अगर नहीं रिकमेंड कर सकते स्टूडेंट्स को, तो सर इसका सिलेबस का क्या सिस्टम है? सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एनसीईआरटी इस पेपर को कंडक्ट करवा रही है और मैंने कहा कि बच्चे को स्टिक टू एनसीईआरटी रहना चाहिए। तो बच्चे को सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ को डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पढ़ना है, हर एक चीज़ को वहाँ के कंसेप्ट समझने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पढ़ना है। एग्जाम्पलर वैसे भी सिर्फ मैथ्स एंड साइंस की अवेलेबल है, तो उन एग्जाम्पलर्स को अच्छे से पढ़ना है। प्लस अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, बच्चा किसी भी स्टेट का है तो उसको अपने स्टेट बोर्ड की एसएसटी को अच्छे से एनालाइज करना है। स्कूल अगर एसएसटी में चैप्टर में ऑप्शन अवेलेबल करवा रहा है, जैसा कि सीबीएसई में देखने को मिलता है कि हिस्ट्री में अगर 8 चैप्टर हैं तो फर्स्ट 2 चैप्टर के क्वेश्चन में चॉइस आएगी, तो जनरली बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। यहाँ ये मिस्टेक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है ये। इस मिस्टेक को यहाँ सहन नहीं किया जा सकता। हमें सिलेबस पर स्टिक रहना पड़ेगा और हमें कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, तो सर अभी हाल ही में जैसे सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था कि जो सिलेबस है 9th और 10th का वो 30% तक रिड्यूस किया जा रहा है, तो सर इसका इस पे क्या इफेक्ट रहेगा एग्जाम में? सर एक्चुअली में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही वायरल है, क्योंकि जनरली बच्चे को ये जानना ज़रूरी है कि जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या पढ़ना चाहिए, उससे भी कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बिकॉज फालतू की चीज़ें पढ़ने से यहाँ टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं आज मैथ्स की बात करूं, जैसे कि मैथ्स का टीचर हूं मैं, तो अगर मैं बात करूं कि मैं बच्चे को स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन पढ़ाने लग जाऊं, तो वो टॉपिक ही सर अपने आप में 1.5 महीने का है। अब उस टॉपिक से मेरे को पता है क्वेश्चन नहीं आना, बहुत सी बुक्स उसको डालेंगी, ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं, पीएनसी है वो पढ़ाना पड़े, तो मतलब नहीं है उन टॉपिक्स को पढ़ाने का। तो बच्चे को यहाँ उस बुक पे स्टिक होके ये देखना पड़ेगा कि जब तक अथॉरिटी ये नहीं देगी नोटिस कि ये सिलेबस हटाया जाता है। सीबीएसई ने अभी जो सिलेबस हटाया सर वो बोर्ड्स के लिए 30% हटाया। उनका नोटिफिकेशन क्लियरली है कि बोर्ड्स में ये 30% सिलेबस नहीं आएगा, बट टीचर्स और स्कूल्स को ये एडवाइस किया जाता है कि ये सिलेबस पढ़ाना है, तो उन्होंने क्लियर ये कर दिया कि पढ़ाना है। अब सर ओलंपियाड है, उनको क्रीम छांटनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ये सिलेबस कट नहीं करेंगे, और ना ही जब तक स्टेट बोर्ड के ऐसे कुछ पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड स्टेट बोर्ड ने कराना है, तो जब तक वो ये पॉइंट नहीं देंगे कि ये सिलेबस कट गया, तब तक कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब तक अथॉरिटी का एनटीएससी को लेकर ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि ये सिलेबस हटाया जा रहा है, तब तक हम किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। बट 100% मैं डैम श्योर हूँ कि एनटीएससी जैसे एग्जाम का सिलेबस चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको एक चैम्पियन स्टूडेंट चाहिए। बिकॉज 180 इज़ अ बिग कट ऑफ
जो कि हर बच्चे के लाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। हमारे व्यूअर्स को वैल्यूएबल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूँगा इंद्रजीत जी से, सर आप हमें बताइए कि इसमें जो स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है उसके बारे में थोड़ी हमें डिटेल दीजिए। सर जो ये स्कॉलरशिप दी जा रही है +1 और +2 के जो बच्चे हैं उनको लगभग 1250 रुपये पर मंथ, और जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है वहाँ पे 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और अगर PhD कर रहा है कोई तो उसके लिए UGC के अकॉर्डिंग जो है वो नॉर्म्स होगा उसका। यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा सर। यहाँ पे किसी बच्चे की स्कॉलरशिप बंद भी हो सकती है। कैसे? यदि वो बच्चा अपने हायर स्टडीज़ में आगे 11th-12th के बाद आगे मान लो किसी साल में वो फेल हो जाता है तो उसकी स्कॉलरशिप को बंद भी किया जा सकता है। और सेकंड पॉइंट एक बच्चे को एक टाइम पे 2 स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती। यदि एक बच्चा किसी और स्टेट से या किसी और तरीके से स्कॉलरशिप ले रहा है तो उसकी NTSC की स्कॉलरशिप को बंद किया जा सकता है। यदि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम उसका 1 साल का है तो 1 साल के बाद वो दोबारा NTSC में अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए, तो उसकी स्कॉलरशिप रिन्यू कर दी जाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आप सबसे और हमारे व्यूअर से कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इतना बड़े लेवल पे जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवा रही है, और इसमें सोचने वाली बात ये है कि हम पूरे इंडिया लेवल से 2000 स्टूडेंट्स जो है निकाल रहे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिनको हम ये मानते हैं कि आने वाले टाइम में वो हमारे कंट्री को एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे। तो इसमें सोचने वाली बात है कि इतने ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए हम उनको स्कॉलरशिप के नाम पर क्या दे रहे हैं, 1250 या 2000 रुपये, तो क्या ये चीज़ सही है? सर यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा कि हर साल इंडिया में लगभग 10th बोर्ड्स के एग्ज़ाम 2 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं। उसमें 2 करोड़ के आसपास स्टूडेंट 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं। इसका मतलब कि वो सभी बच्चे NTSC के लिए एलिजिबल हैं। हम उन 2 करोड़ में से, चाहे कितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन 2 करोड़ में से हम सिर्फ 2000 बच्चों को वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसका मतलब कि हम इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स, जो हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स हैं 2 करोड़ में से, उनमें से चाहे वो 8 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, या चाहे उससे ज़्यादा दें, हमने क्राइटेरिया तो सिर्फ इतना बना रखा है कि 2000 बच्चों को हमें स्कॉलरशिप देनी है। इसमें मैं और बात ये भी ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि नितिन जी ने बताया कि 2 करोड़ बच्चे बैठते हैं 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो सारे के सारे NTSC के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। बिल्कुल सारे बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 से 10 लाख बच्चे ही उस एग्ज़ाम को दे पाते हैं। और दूसरी बात, उसमें से चूज़ होके फेस सामने कितने आ रहे हैं, 2000। तो 2 करोड़ में से 2000 मतलब लगभग 10,000 में से एक बच्चा, मतलब 10,000 में से एक बच्चा चुन के नेशनल लेवल पर सामने आ रहा है। इट मीन्स वो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है। कॉमन सी बात है कि 10,000 में से एक बच्चा आ रहा है, वो बहुत ब्रिलियंट है, और उसके लिए सरकार स्कॉलरशिप दे रही है 11th-12th में 1250 रुपये पर मंथ। इट मीन्स लगभग ये हिसाब पड़ता है कि 40 रुपये पर डे, जी 40 रुपये पर डे स्कॉलरशिप मिलती है आपके इंडिया के रिप्रेजेंट करने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट को। सर इससे भी बड़ी एक ऐसा आंकड़ा है जिसे आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि ये जो 2000 बच्चों को हम लोग ये जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये अगर इसका बजट देखा जाए तो पूरे साल का जो बजट है वो मात्र 4 करोड़ रुपए का बजट है। जबकि अगर हम लोग देखें कि भारत सरकार का बजट जो है वो पूरे साल का 20 लाख करोड़ का, देखिए तो 20 लाख करोड़ के बजट में से जो 4 करोड़ सिर्फ स्कॉलरशिप दी जा रही है, यानी कि हम लोग अपने जो हमारी जो नींव मजबूत करने वाले जो बच्चे हैं, जो इन फ्यूचर जो 137 करोड़ की आबादी में से 2000 बच्चे जो चुन के आ रहे हैं, उन पे जो ये खर्चा हो रहा है ये ना के बराबर है। क्योंकि इतना तो एक MLA जो है उसका फंड रहता है कि वो 4 करोड़ पूरे भारत के लिए है, ये एक स्टेट के लिए नहीं कह रहा मैं, तो काफ़ी कम है। होना ये चाहिए कि सीट्स को बढ़ाया जाना चाहिए और इस बजट को कम से कम 100 गुना करे, तो ये भारत के लिए और उन आने वाले जो बच्चे हैं उनके दोनों के लिए जो है ये बहुत बेहतरीन होगा। इस पे विचार किया जाना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ और सर जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर हर साल जब 2 करोड़ बच्चे एलिजिबल होते हैं, 10th में पार्टिसिपेट करते हैं वो, तो उन 2 करोड़ में से सिर्फ 8 या 10 लाख ही ऐसे बच्चे क्यों हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं? क्या बाकी बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है या कोई और इसमें इश्यूज रहते हैं सर? सर यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल है वो रोल है पेरेंट्स का एंड स्कूल्स का। जब गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई कर चुकी है, गवर्नमेंट ये कह चुकी है कि मैंने ये पेपर लेना है, इसमें 10th का बच्चा एलिजिबल है, तो इसका मतलब जब वो गवर्नमेंट ये चीज़ कह चुकी है तो
जो बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं, 8 से 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जो पीछे बच्चे रह गए वो फॉर्म नहीं भर रहे, तो वो किसका फॉल्ट है? अब उसमें गवर्नमेंट तो खुद आके तो भरवाने से रही नहीं कि फॉर्म भरो। वहाँ पर फैक्टर क्या है? वहाँ पर फैक्टर डिपेंड करता है पेरेंट्स एंड स्कूल। जब हम ये चीज़ जानते हैं कि ये फॉर्म हमें फिल करना है, हमें इन बच्चों को ये सिलेक्शन दिलाना है, सर आप सोच के देखो कि सिर्फ 8 से 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, जो बच्चे पेपर नहीं दे रहे हो सकता है उनमें इनसे भी ब्रिलियंट माइंड छिपाओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम उनको पीछे छोड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि उनको टीचर्स ये मतलब जनरली उनको ये कह दिया जाता है कि अगर किसी ने आर्ट्स लेनी है, किसी ने कॉमर्स लेनी है, तो बेटा ये ओलंपियाड्स साइंस के बच्चों के लिए बने, बेटा ओलंपियाड्स या कंपटीशन में एलिजिबल होना है तो 10th तक कोई जरूरी नहीं है, 10th तक बोर्ड्स पे फोकस करो, 11th 12th में जाके तैयारी करेंगे। सर यही रीजन है कि साइंस का बच्चा आज आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे से कई गुना आगे है जी। बच्चा साइंस का, आप जेन्युइनली, मैं खुद देख चुका हूं कि 9th में बच्चा होते हुए जिसने साइंस लेनी है वो 9th में होता है 11th 12th की साइंस पढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और जबकि आर्ट्स और कॉमर्स वाला 11th 12th में जाने के बाद भी नहीं पढ़ता कई बार। तो इसका मेन फैक्टर क्या है? इसको अपने इस एनालिसिस को यहां से ले सकते हैं कि अगर मैं आर्ट्स के लिए हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम देखूं तो वो है यूपीएससी आईएएस का एग्जाम। उस आईएएस के एग्जाम में ज़्यादातर जो सिलेबस है वो आर्ट्स के बच्चे के फेवर में, जी। फिर भी जो मेजर रेशो है कि कौन से बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं वो साइंस के हैं। ऐसा क्यों सर? क्यों? क्योंकि उन बच्चों की सिटिंग है, और आर्ट्स वाले बच्चों को हमने शुरू से दिमाग में ये डाला है। आप सोच के देखो सर, अगर हमने उनको 9th से इस फील्ड के तरफ, और 9th से क्यों सर, ओलंपियाड्स बहुत पहले से स्टार्ट हो जाते हैं, अगर हम उनको पहले से ये गाइड करते चलें तो ना करते भी 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन के 3 साल, ये जो 7 साल का टाइम पीरियड है, उसका ये 7 साल का टाइम पीरियड वेस्ट ना हो, और वो एक कंसंट्रेशन के साथ, एक गोल के साथ अपने जो उसका टारगेट है उसको वो अचीव करेगा। और यहाँ पे मनीष सर और आपके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो है वो एक हिसाब से देखा जाए तो पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की है। यहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स ज़्यादा अवेयर नहीं है इस बारे में, उनको पता भी नहीं है इस तरह का एग्जाम हो रहा है जिसमें ना केवल साइंस वाले बच्चों का बल्कि आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले बच्चों का भी फ़ायदा है। तो इसके लिए बच्चों को अपने स्कूल में जाके कांटेक्ट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि इस तरह का एग्जाम है और हम वो फिल करना चाहते हैं। उसके बाद ये स्कूल वालों को नहीं पता तो स्कूल वालों को, जैसे कि मनोज सर ने बताया, अपने एरिया के लाइसेंस ऑफिसर से कांटेक्ट करना चाहिए जो उनको इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी देगा। यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि अगर स्कॉलरशिप इतनी कम दी जाती है इस टेस्ट के अंदर, तो हमारी एक्सपर्ट टीम कृपया बताए कि इसमें स्कॉलरशिप के अलावा स्टूडेंट्स को और क्या बेनिफिट्स हैं। सर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि लगभग 2 करोड़ बच्चों में से जो ये 2000 बच्चे जो चुन के आ रहे हैं, देखो जो बच्चा टॉपर है, अपनी क्लास में टॉपर है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास के बारे में कह सकते हैं कि वो बच्चा टॉपर है। वो इंडिया में कहाँ रिकॉग्नाइज कर रहा है खुद को, ये उसको खुद को पता नहीं है। तो इस एग्ज़ाम से जो बच्चा सेलेक्ट होके आएगा वो एक तरीके से जो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो इतना बूस्ट कर जाएगा जिसका हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये इंडिया के टॉप 2000 जो बच्चे हैं उनमें से ये एक है, अपना एसेट मान रही है। तो ये जी जो पैसे के अलावा, स्कॉलरशिप के अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस वो आसमान पे जाएगा। जी बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर सर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहली बार एनटीएससी का नाम सुना है, उनमें से अगर कोई भी व्यूअर्स अगर इस कोर्स को आगे करना चाहिए, इस एग्ज़ाम को फाइट करना चाहे नवंबर में, तो उनके पास में सिर्फ 2 या 2.5 महीनों का भी हम मानते हैं कि टाइम बचा है, तो क्या 2 महीनों के टाइम पीरियड में वो अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके इस एग्ज़ाम को फाइट कर पाएंगे? सर ऐसा है कि ये जो टाइमिंग है, जो 2 महीने का टाइम जो बचा है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा और इसके लिए एक ऐसा कंटेंट हम लोगों ने तैयार किया है कि कंप्लीट एजू चैनल की तरफ से बच्चों को एग्जैक्टली जो एनटीएससी का एग्ज़ाम है उसी के लिए प्रिपेयर किया जाए और किसी भी तरीके से उनको इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार किया जाए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम लोग जल्द ही आपके सामने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, एक कंटेंट लेके आ रहे हैं जो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने में 100% आपकी हेल्प करेगा। हमारी पूरी टीम इसके लिए लगातार पहले से मेहनत कर रही है और हम लोग जल्द ही आपके सामने ये चीज़ लेके आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो एनटीएससी के ऊपर बहुत मेहनत से काम कर रही है। तो एनटीएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं या जो भी कोर्सेज ये लॉन्च कर रहे हैं, उन सब की अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, हमारे चैनल कंप्लीट एजू को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं ट्रू टॉक के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।